आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़ी हैं पीबी इन्वेस्टमेंट से सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर पूजा भिंडे जी। पूजा जी, बहुत बहुत स्वागत है मनी 9 के इस पंच में। बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए। शुक्रिया विपुल। मैम, पहला सवाल तो यही है कि म्यूचुअल फंड में बड़ी संख्या में हम देख रहे हैं, शेयर बाजार में भी निवेश बढ़ रहा है, रिटेल पार्टिसिपेशन म्यूचुअल फंड में भी बढ़ रहा है, लेकिन जिस तरह से लोग आ रहे हैं निवेश करने के लिए वैसे वैसे शिकायतें भी बढ़ रही हैं। सेबी की तरफ से तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं, स्कोर्स का माध्यम है, म्यूचुअल फंड की तरफ से भी तमाम व्यवस्था की गई है, और अब तो उनको हर मंथली ये जानकारी भी देनी होती है कितनी शिकायतें आ रही हैं। उसके बावजूद शिकायतें आ रही हैं। क्या आपको लगता है पर्याप्त जो व्यवस्था बनाई गई है वो फुल प्रूफ है? अगर फुल प्रूफ है तो फिर लोगों की शिकायतें इतनी क्यों आ रही हैं? जी बिल्कुल। बहुत सही कहा आपने कि जहाँ निवेश है, जहाँ आप निवेश कर रहे हैं, वहाँ पे रोजा रोज आपको दिक्कतें भी आती है। हर जगह पे काम सीधा नहीं होता है, काफी टाइम चीजें उलझ जाती हैं, कभी कभी कुछ ऐसी हालातें हो जाते हैं। सेबी ने एक बहुत अच्छा सा एक माध्यम बनाया है जिसका नाम है स्कोर्स। स्कोर्स का फुल फॉर्म है सेबी कंप्लेंट्स रिड्रेसल सिस्टम, जो 2011 में ही शुरू हुआ था। लेकिन जब भी विपुल किसी भी इन्वेस्टर को या निवेशक को सबसे पहली बार ये रियलाइज होता है कि वहां उनके साथ कोई गड़बड़ी हुई है, कहीं पे डिविडेंड क्रेडिट नहीं हुआ है, या फिर उन्हें कोई गलत स्कीम में निवेश हो चुका है, या उनका रिडेम्पशन अमाउंट टाइम पे नहीं आया है, कोई भी बेसिक सी अगर आपकी प्रॉब्लम है या छोटी मोटी अगर आपने कोई दिक्कत फेस की है, तो सबसे पहले मैं कहूंगी आप आपके डिस्ट्रीब्यूटर या जो आपके इंटरमीडियरी हैं उसके पास आप जाइए, उन्हें आप बताइए कि ये समस्या है, ये मेरे रिकॉर्ड के हिसाब से ये होना चाहिए था लेकिन ये नहीं हुआ है। तो जब ये एक गैप है तो सबसे पहले आप आपके डिस्ट्रीब्यूटर से बात करें। वहां पे वो डिस्ट्रीब्यूटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपको ये सर्विस दे, क्योंकि अगर आप रेगुलर मोड के थ्रू जा रहे हैं और वो अगर आपने रेगुलर के हिसाब से आपने उसको फीस भरी हुई है, तो उसकी वो पूरी जिम्मेदारी है कि आपको एंड टू एंड सोल्यूशन वो दे, तो उसकी जिम्मेदारी के हिसाब से वो आपको सोल्यूशन देता है। लेकिन समझो अगर आपका डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है या आप सहमत नहीं है उसकी सर्विसेज से, तो दूसरा विकल्प मैं कहूंगी आप वही एएमसी की वेबसाइट पे जाएं, या एएमसी के टोल फ्री नंबर्स होते हैं, और आजकल तो एएमसी व्हाट्सएप पे भी अवेलेबल है। मतलब अगर आप उनके वेबसाइट पे जाएंगे तो ऑप्शन मिलेगा आपको कि आप व्हाट्सएप पे उनके साथ चैट कर सकते हैं। तो आप आपके फोलियो नंबर्स बताएंगे और आप बता सकते हैं कि आपको क्या दिक्कत हुई है, तो आपका सोल्यूशन वहां पे इमीडिएटली हो जाता है। शायद वो एक 7 दिन के आसपास का उनका एक चैट होता है जिसके अंदर वो आपकी क्वेरी सॉल्व करते हैं। एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है रिड्रेसल का, या आपकी कार्यवाही जैसे ली जाती है। समझो ये स्टेप पे भी अगर आप बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है, आप डिससैटिस्फाइड है, आपको लगता है कि आपको न्याय नहीं मिला है, तो सेबी है, एक रेगुलेटर है आपके ऊपर, जो स्कोर्स उन्होंने जो इंट्रोड्यूस किया है वो इसी चीज के लिए है, जहां पे आपको आपकी जो भी कंप्लेंट है वो रजिस्टर करनी है। मैं एक स्टेप बाय स्टेप आपको प्रोसीजर बताती हूँ कि स्कोर्स की वेबसाइट ही है scores.gov.in, तो उस पे आपको जाना है, वहां पे रजिस्टर ईयर करके आपको रजिस्टर करना है। तो बेसिक सी आपकी जो डिटेल्स है, नाम, आपका फोन नंबर, ईमेल आईडी, पैन नंबर, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, ये आप रजिस्टर करें। आपको एक यूजर आईडी और पासवर्ड दिया जाएगा। ये यूजर आईडी और पासवर्ड आपको ईमेल किया जाता है, तो ये यूजर आईडी और पासवर्ड से आप लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद आप आपकी कंप्लेंट को मेंशन करें कि क्या क्या कंप्लेंट हुई है। अगर आपके पास कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है तो उसे भी आप एक पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हैं। ये सबमिट करने के बाद आपको एक कंप्लेंट रिड्रेसल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाता है। ये आपको संभाल के रखना है, क्योंकि आगे जाके कभी भी अगर आपको फॉलो अप करना है तो आपको ये नंबर के द्वारा पहचाना जाएगा। ये नंबर के द्वारा आपको आपके कंप्लेंट के ऊपर रिव्यू मिलता है। अब इसमें होता ऐसे है कि सबसे पहले जब आप कंप्लेंट करते हैं स्कोर्स पे, तो ये तुरंत ही डायरेक्ट जाता है आपके एएमसी की वेबसाइट पे ही, कि वहीं पे पहले वो रिड्रेसल मतलब वहीं पे आपको डायरेक्ट करता है कि सबसे पहले वहां पे अगर कंप्लेंट सॉल्व हो जाती है वही लेवल पे, तो वहां पे पूजा जी एक छोटा सा मेरा एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है। सवाल ये है कि बहुत सारे लोग जो हमको सवाल भेजते हैं, अब जैसे मेरे जानने में भी बहुत सारी ऐसी कंप्लेन आई कि जिसमें नाम का अक्षर जो है वो किसी ने वी का बी हो गया या किसी का आई का डबल ई हो गया,
उसकी वजह से पेमेंट नहीं हो रही है, उसके लिए अब 2 हफ्ते 3 हफ्ते महीने 2 महीने का से ज़्यादा का अगर वक्त लगता है तो व्यक्ति इसीलिए निवेश करता है कि उसकी मजबूरी में या उसके संकट के समय, उसकी ज़रूरत के समय आसानी से पैसा, ये छोटी छोटी गलतियां भी कई बार भारी पड़ जाती हैं और लोगों को लगता है वो बैंक में ही रखे रहें अपनी एफडी, वो वही सुरक्षित है। तो इस तरह के लिए ये सिस्टम को आप पर्याप्त मान रही हैं या आपको लगता है कि थोड़ा सा और एफिशिएंसी बढ़ाने की ज़रूरत है? जो लंबा समय लग जाता है वो भी कई बार जो निवेशक हैं उनको उनका मनोबल तोड़ता है। जी बिल्कुल, जो आपने एग्जाम्पल दिया ना विपुल, बहुत सही है, लेकिन मेरे हिसाब से इस इस वाली समस्या के लिए, इसके लिए केवाईसी को बहुत स्ट्रॉन्ग किया गया है। जब आपने देखा कि सी केवाईसी सेंट्रल, जब ये रेगुलेटेड हो गया था, तब आपके नाम, अब शादी करने के बाद जो फीमेल्स के नाम बदल जाते हैं, नाम हो या एड्रेस में कोई चेंज हो, आधार रिलेटेड आपके कोई भी चेंजेस हो, तो वो केवाईसी अपडेट करना भी बहुत जरूरी है टाइमली। अगर आप देखें तो आरबीआई से, सेबी से इस तरीके के एक आपको रेगुलेशंस आते हैं कि आप आपके केवाईसी को अपडेट करें। तो जब आप रिडेम्पशन करते हैं और उस समय पे अगर कुछ मिसमैच है नाम में, जी। तो जाहिर सी बात है आपने कुछ अपडेट नहीं किया है, तो चीजें हैं डिफिकल्ट अगर उस समय पे आपको पैसा नहीं मिलता है। लेकिन वही तो हमारा काम है कि हमें निवेशकों को ये अवेयरनेस देना जरूरी है, उन्हें जानकारी देना जरूरी है कि आपके पास अगर निवेश आपने किया हुआ है आज की तारीख में, समझो आप रिडेम्पशन नहीं कर रहे हो, जी। तो आपके केवाईसीज अपडेटेड हैं, आपके जो फॉर्म्स, आपके जो स्टेटमेंट्स आते हैं मंथली, आप चेक करें उसमें नॉमिनी बराबर है, फोन नंबर, ईमेल आईडी बराबर है, ताकि जब इस समय का टाइम आए रिडेम्पशन का, तब इन बेसिक चीजों की वजह से आपको रुकावट ना। तो पूजा जी की सलाह ये है कि आप तो कंपनियों की तो जिम्मेदारी है ही है, एजेंसीज की जिम्मेदारी है, लेकिन आप भी अपनी तरफ से छोटी छोटी गलतियां ऐसी ना करें कि जब आपको पैसे की ज़रूरत हो उस समय किन्हीं छोटे कारणों की वजह से, आपकी छोटी मोटी लापरवाही की वजह से आपको समय पर आपके पैसे ही ना मिल सकें। इससे आगे बढ़ते हैं और अब जरा बात करते हैं जिस तरह की गिरावट हम देख रहे हैं शेयर बाजार के अंदर, उसका असर निश्चित रूप से इक्विटी म्यूचुअल फंड पर भी पड़ा है। इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश हमने देखा है कि तमाम एमएनसीज जो है वो अब घटा रही हैं, डेट फंड में बढ़ा रही हैं। अब ऐसे समय में जो एक आम इन्वेस्टर है उसके मन में 2 तरह के सवाल आते हैं। पहला ये कि अब बाज़ार में काफ़ी गिरावट आ गई है, तो ऐसे समय में एनएवी कम मिल रही है, तो इस समय पैसे लगा दें। कुछ लोगों को लगता है पता नहीं कितना गिरेगा बाजार, तो इसलिए इक्विटी म्यूचुअल फंड से दूर रहना चाहिए। डेट या इक्विटी, आपकी राय क्या है? क्योंकि बहुत लोग अब इसे बेयर मार्केट मानने लगे हैं। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है ये विपुल। मैं आपको दो चीजें बताऊंगी इसमें। सबसे पहले, जो अगर आपका सवाल का जवाब मैं ये दूं कि डेट या इक्विटी, तो मेरे हिसाब से फंडामेंटली आपको, हर इंसान को, आपके जो फाइनेंशियल प्लानिंग की जो शुरुआत है वो एसेट अलोकेशन के साथ करनी है। तो एसेट अलोकेशन मतलब कितना आपको इक्विटी में डालना है और कितना आपको डेट में डालना है, वो डिपेंड करता है आपकी एज के ऊपर, आप कौन से आपके प्रोफाइल के ऊपर, आपके रिस्क एपेटाइट के ऊपर। उस हिसाब से अगर आप चलेंगे तो इस मार्केट के जो उतार चढ़ाव है उससे आपके इक्विटी और डेट के रेशियो में फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जैसे करंट मार्केट सिनारियो है, जो मैं आपका दूसरा सवाल का जवाब दे रही हूँ, वो ये जी। है कि अब मैं क्या करूं इस समय में। मैं इसके लिए मुस्कुरा रही थी क्योंकि ये एक डिस्काउंट पीरियड है, एक सेल पीरियड है। अब एनएवी मुझे कम में मिल रही है, तो एक की जगह हमें 2 मिलता है। जैसे हम सेल में कहते हैं 1 पे 1 फ्री, तो हम वैसे ही देख रहे हैं इसको। एज एन इन्वेस्टर कहूं या एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर कहूं, दोनों ही तरीके से हमारे लिए एक फायदेमंद समय इसके लिए ये है क्योंकि इस तरीके का समय पहले भी आया है। ये पैनिक का समय बिल्कुल भी नहीं है। क्लियरली मैं निवेशकों को यही सलाह दूंगी कि अगर आपकी एसआईपीज चल रही हैं, उससे आप टॉप अप करें। अच्छा समय है टॉप अप करने के लिए, अगर आप टॉप अप कर सकते हैं। अगर आप टॉप अप नहीं भी कर सकते तो उसे जारी रखें, बिल्कुल भी उसे हैम्पर ना करें। और अगर आपके पास एक मुश्त रकम है भी, तो एक अच्छा समय है, आप उसमें से 50% अभी निवेश कर सकते हैं और 50% शायद 3-4 महीने के बाद आपको जैसे समय लगता है तब वापस। अब मुझे दो बहुत संक्षेप में उत्तर आपसे चाहिए कि अगर किसी व्यक्ति की उम्र को, क्या बड़ी संख्या में जो यूथ है वो पैसे लगा रहा है शेयर बाजार में भी, म्यूचुअल फंड में भी, मान लीजिए कि हम अगर 25 से 35 साल की उम्र को अगर एक दायरा माने, तो किसी के पास अगर 100 रुपये हैं तो वो 100 रुपये उसे क्या डेट फंड में लगाने चाहिए या फिर उसे आधा हिस्सा इक्विटी में, आधा हिस्सा म्यूचुअल, आधा हिस्सा डेट फंड में लगाना चाहिए? अगर वो 100 रुपये निवेश करना है, चाह रहा है, मान लीजिए 10 साल, 20 साल, 25 साल का नज़रिया है, तो आपकी स्ट्रेटजी, आपकी सलाह क्या होगी इस समय? कितना पैसा कहाँ लगाना चाहिए?
जी बिल्कुल, दो बातें हैं यहाँ पे विपुल। सबसे पहले तो हम एज देखते हैं। तो जैसे आपने कहा 25 से 35 साल का है, तो एज जितनी है उतना पोर्शन आपका फिक्स में होना चाहिए। ये एक थंब रूल हम मान के चलते हैं कि 25 से 35 की साल किस एज का व्यक्ति है, तो उतना आप फिक्स कर ले। तो उतना पोर्शन आप समझो 30% आप समझ के चलो, आप डेट में रख लो। कि आपको डेट में रखने के साथ मैं समझूंगी आपको इमरजेंसी फंड भी रखना जरूरी है, तो आप अनदर 10% समझ लो, आप इमरजेंसी फंड रख लो। क्योंकि कोविड के समय ने हमें ये सिखाया है कि कितनी अनसर्टिनिटीज होती हैं लाइफ में, कि उस समय पे इमरजेंसी फंड ही काम आता है। आपकी वो फिक्स वाली नौकरी भी काम नहीं आती और बिजनेस भी काम नहीं आता है। ठीक है, तो इमरजेंसी फंड में मैं 10% कहूंगी। और बाकी का जो 60% है, अगर आपका टाइम होराइजन है 25-30 साल का, तो इजीली इक्विटी म्यूचुअल फंड इज द राइट ऑप्शन। वही आपका सही रास्ता है आपको अच्छा रिटर्न कमाने के लिए, और एक सस्टेनेबल रिटर्न है। मैं कहूंगी लॉन्ग टर्म के लिए। अगर 25-35 साल में ज्यादा गोल्स भी नहीं होते, नॉर्मली गोल्स आते हैं आजकल, पढ़ाई लेट होती है, शादियां लेट होती है, बच्चे लेट होते हैं, रिटायरमेंट लेट हो रहा है, सब कुछ लेट हो रहा है, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी इतनी बिल्कुल। ही आगे बढ़ गई है। सो हमारे पास लंबा समय है, और जी जो आमदनी है वो भी लोगों की अच्छी खासी हो रही है। आप अच्छी खासी पढ़ाई के बाद इमीडिएटली आप काम पे लगते हैं, तो अच्छा खासा पोर्शन 50% एंड अबाउ जी मिनिमम जी। आपको इक्विटी में डालना चाहिए, अगर आप यंग इन्वेस्टर हैं और आपका लॉन्ग टर्म होराइजन है। चलिए, तो पूजा जी की सलाह ये है कि अगर आप निवेश करना चाह रहे हैं, आपकी उम्र 25 से 35 साल के बीच में है, 30% के आसपास की रकम आप डालिए डेट फंड में, 10% के आसपास की रकम आप डालिए इमरजेंसी फंड में, और 50 से 60% हिस्सा जो है जो आपको डालना चाहिए इक्विटी म्यूचुअल फंड में। क्योंकि जो ट्रैक रिकॉर्ड कहता है कि अगर आप लंबी अवधि तक शेयर बाजार में लंबी अवधि के लिए बने रहते हैं, तो 2-3 साल में साइकिल बदलती रहती है, रिटर्न आपको ओवरऑल जो CAGR के हिसाब से देखेंगे काफ़ी अच्छे रिटर्न यहाँ पर देखने को मिले हैं।